टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में क्या डिफरेंस है, और साथ में हमने किए थे आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2। तो आर्टिकल 3 को स्टार्ट करने से पहले एक रिवीजन कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 1 और 2 का। तो आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है, 1 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यानी कि इस आर्टिकल में 2 मेन पॉइंट्स को मेंशन किया गया। एक हमारी कंट्री के नेम को मेंशन किया गया और दूसरा हमारी कंट्री की पॉलिटिकल आइडेंटिटी को मेंशन किया गया। तो हमारी कंट्री का जो नेम बताया गया वो बताया गया इंडिया दैट इज भारत, यानी कि 2 नाम को मेंशन किया गया, इंडिया और भारत। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन मेंबर्स में कुछ मेंबर्स का मानना था कि हमारी कंट्री का जो है वो एक ट्रेडिशनल नेम होना चाहिए भारत, बट जो कुछ मेंबर्स थे उनका मानना था कि हमारी कंट्री का एक मॉडर्न नेम होना चाहिए इंडिया। तो इसलिए इन दोनों नेम्स को मेंशन किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया दैट इज भारत। तो और इन आर्टिकल्स में मेंशन किया गया कि इंडिया जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स rather than the फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। और मैंने कल आपको इसका डिफरेंस बताया था कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में कोई भी स्टेट कंट्री को सिसीड करके जा सकती है, कंट्री को छोड़ के जा सकती है, बट यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि कोई भी स्टेट इन जो पूरी यूनियन है उसको छोड़ के नहीं जा सकती। तो इंडिया में फॉलो किया जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than the फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो अब इस आर्टिकल में 3 कैटेगरीज को मेंशन किया गया है। आर्टिकल नंबर 1 में एक टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स को मेंशन किया गया है, दूसरा यूनियन टेरिटरीज को मेंशन किया गया है, और तीसरा जो टेरिटरीज एक्वायर करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी टाइम पे उसको मेंशन किया जाएगा आर्टिकल नंबर 1 में। बट इनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट और इन स्टेट्स के नेम वगैरह है वो मेंशन होंगे स्केड्यूल नंबर 1 में। तो अब बात कर लेते हैं हम आर्टिकल नंबर 2 की। तो आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है कि किसी भी न्यू टेरिटरीज को यूनियन ऑफ इंडिया में ऐड करने की जो पावर है वो किसके पास दी गई है, पार्लियामेंट के पास। यानी कि जो हमारी यूनियन है स्टेट्स की, उस यूनियन में हम किसी न्यू स्टेट को ऐड कर सकते हैं, बट वो पावर न्यू स्टेट को ऐड करने की पार्लियामेंट के पास होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आता है, यानी कि पार्लियामेंट कंटेन्स, तो इसका आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 3 की। तो आर्टिकल नंबर 3 जो है वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, टू ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट एंड फॉर्म द न्यू स्टेट बाय यूनाइटिंग द टेरिटरी और बाय सेपरेशन। यानी कि अब ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि आंध्र प्रदेश को क्या किया गया था 2014 में, उसकी बाउंड्री को चेंज किया गया और एक न्यू स्टेट की फॉर्मेशन की गई, तेलंगाना। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट की फॉर्मेशन की गई, तो ये पावर किसके पास थी, पार्लियामेंट के पास। ये हमारे को आर्टिकल नंबर 3 में बोला गया कि हम किन्हीं 2 स्टेट्स को कंबाइन करके एक न्यू स्टेट बना सकते हैं, किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, और किसी भी स्टेट के नेम को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि उत्तरांचल का नेम चेंज किया गया उत्तराखंड में, तो ये पावर किसके पास थी, पार्लियामेंट के पास। तो अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 की। तो
आर्टिकल नंबर 4 में क्या बोला गया? आर्टिकल नंबर 4 में बोला गया, इट सेज दैट any changes made under article 2 and 3 are not to be considered as the constitutional amendment। यानी कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में जो भी चेंजेस किए जाएंगे, जो भी चेंजेस होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर नहीं आएंगे। यानी कि आर्टिकल जो 368 बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में बताई गई है, तो ये जो चेंजेस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नहीं आएंगे। यानी कि किसी भी स्टेट का नेम चेंज करने के लिए या किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करने के लिए जो भी चेंजेस होंगे वो एक नॉर्मल बिल से किए जाएंगे। नॉर्मल बिल यानी कि एक ऑर्डिनरी बिल से किए जाएंगे, और उसके लिए क्या चाहिए? सिंपल, हाउस में क्या चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी। उसको आर्टिकल 368 में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो स्टेट्स थी उनको किस बेसिस पे और कैसे कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि हमारी स्टेट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली। तो एक कमीशन सेटअप किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और उस कमीशन को बोला जाता है धार कमीशन, और जिसके चेयरमैन जो थे वो थे एस.के. धार, और ये कमीशन बना जून 1948 में। और इस कमीशन का जो पर्पस था वो ये था कि चेक करना कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो है वो स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, स्टेट्स की फॉर्मेशन की जा सकती है। तो इस धार कमीशन ने जो है वो दिसंबर 1948 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशंस दी गई कि स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देखते हुए होनी चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर्स को देखते हुए। यानी कि किस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन सी स्टेट में कितना इजी है। फिर क्या होता है कि इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, इसको काफ़ी लोग जो है वो क्या करते हैं, इसके लिए असहमत हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी एजिटेशन शुरू हो जाता है डिफरेंट स्टेट्स में। और क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि हमारी जो स्टेट्स की फॉर्मेशन हो वो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि धार कमीशन आता है, और धार कमीशन की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में बोला जाता है कि स्टेट्स की फॉर्मेशन किस बेसिस पे होगी? एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे। लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। ठीक है, फिर कांग्रेस जो है वो 1948 में एक और कमीशन की फॉर्मेशन करती है, और उसका नाम था जेवीपी कमिटी। ये कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिता भी सीतारामैया, जो कि 3 लोग थे, वो प्रेजेंट थे, और ये एक रिपोर्ट बनाते हैं 1949 में। और इस रिपोर्ट में जेवीपी कमेटी बोलती है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स की फॉर्मेशन नहीं की जा सकती। तो स्टेट्स की फॉर्मेशन अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं हो सकती तो फिर क्या होता है कि स्टेट में, पूरी कंट्री में, और डिफरेंट स्टेट, खासकर साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा एजिटेशन स्टार्ट हो जाता है, और लोग बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं ताकि हमारी जो स्टेट है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाई जाए। तो फिर होती है एक हंगर स्ट्राइक, जो कि कहाँ होती है, मतलब उस टाइम पे वो मद्रास स्टेट थी लेकिन अब वो आंध्र प्रदेश है। तो वहाँ के एक मेंबर थे पोती श्री रामलो, उनको हंगर स्ट्राइक वो करते हैं, और ये स्ट्राइक चलती है 56 डेज के लिए, और इस स्ट्राइक में इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो इस वजह से एजिटेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है,
और फिर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक स्टेट की फॉर्मेशन कर देती है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। जो यानी कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं उनको अलग किया जाता है मद्रास स्टेट से। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे फैजल अली कमीशन को, कि कैसे कैसे और डिफरेंट स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।